जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका लर्न पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यूपी बोर्ड कक्षा 10 वालों का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको क्या करेंगे, हम आज अच्छे से समझाएंगे आपको। और हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो शायद ही आप भूल पाएंगे इसको, क्योंकि हम सिखाएंगे इसको। चलिए अब शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं क्या परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है पूरा का पूरा डिपेंड करेगा परिवर्तन पे। तो परिवर्तन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि आप क्रीम पाउडर लगा के मेकअप वोकअप कर लेंगे, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। यानी आपके आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस बाहर से आप क्या किया जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हमारा पानी होता है, पानी से क्या करते हैं, बर्फ बना देते हैं, ये क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें परिवर्तन के बाद पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है। और क्या है रासायनिक परिवर्तन? आप क्रीम पाउडर खूब अच्छे से लगा लिए हैं, उसके बाद क्या किया, वह क्रीम पाउडर रिएक्शन कर गया। रिएक्शन नहीं, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, उसमें दाने दाने निकल आते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब ये परिवर्तन हो जाता है दोबारा उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे आपका गन्ने का रस जो होता है, गन्ने के रस से जब आप सिरका बनाते हैं तो आपका रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो जो गन्ने का रस से आप सिरका बनाए हैं, पुनः उस सिरके से आप गन्ना नहीं बना सकते, गन्ने का रस नहीं बना सकते हैं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की अवस्था, आकार, रूप, रंग आदि में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे गलना, हमारा जो बर्फ होता है जब गलता है तो क्या होता है कि उसके सिर्फ आकार में परिवर्तन होता है, उसके भौतिक परिवर्तन होता है, वो ठोस से लिक्विड में बन जाता है। और क्या होता है, जमना, जैसे हम क्या करते हैं, बर्फ को जमाते हैं, आइसक्रीम को जमाते हैं, सब किसमें आते हैं, भौतिक परिवर्तन में आते हैं। वाष्पन को लोग रासायनिक परिवर्तन समझते हैं, नहीं। वाष्पन क्रिया आपका क्या होता है, वाष्पन, क्वथन क्या होता है, और ऊर्ध्वपातन। बात समझिएगा, इस ऊर्ध्वपातन में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऊर्ध्वपातन आपका कैसा भौतिक परिवर्तन होता है, यानी इसमें एक अवस्था से जब दूसरे अवस्था में बदला जाता है तो उससे पुनः उसमें लाया जा सकता है। तो वाष्पन जो होता है, क्वथन जो होता है, ऊर्ध्वपातन, संघनन, आसवन, और ये सब किसमें आते हैं, भौतिक परिवर्तन में आते हैं। आपका काटना, पीटना, रगड़ना, पीसना, घसीटना, ये सब किसमें आते हैं, भौतिक परिवर्तन में आते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसकी सिर्फ भौतिक स्थिति को क्या करते हैं, बदल देते हैं। चलिए इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से उसको समझ लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल देखे रहेंगे, किए रहेंगे, उतने ज्यादा क्या होगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। इसके और एग्जाम्पल है बादलों का बनना। ये किसमें आते हैं, भौतिक परिवर्तन में। बादलों का बनना, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ का पिघलना, बल्ब का जलना। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब बल्ब जलता है तो किसमें, रासायनिक परिवर्तन में ले लेते हैं। क्यों कहते हैं कि जलना चीज, जब भी चीज जला जाता है तो रासायनिक में होता है, नहीं। बल्ब का जलना ये क्या होता है, आपका भौतिक परिवर्तन होता है। पानी का वाष्प में बनना, आइसक्रीम का बनना, आइसक्रीम का जमना, आइसक्रीम का पिघलना, ये सब किसमें आते हैं, भौतिक परिवर्तन में आते हैं। और क्या है, बीजों का पानी में फूलना। लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। बीजों का पानी में फूलना, जब बीज पानी को अवशोषण करता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको जब धूप में रख देते हैं तो पुनः क्या कर देता है, पानी का निष्कासित कर देता है, निष्कासन हो जाता है। यानी जो बीजों का फूलना है, पानी में फूलना है, वह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगर यह बात कही जाए कि बीजों का अंकुरित होना, जब बीजों का अंकुरित होता है तो वह रासायनिक परिवर्तन में आता है, लेकिन यह हमारा भौतिक परिवर्तन है। इधर शरबत का बनना, आप पानी में चीनी को घोल दीजिए, उस रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो आपका भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद बालों का काटना, बालों को काटेंगे, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बालों का डाई करना, नाखून का काटना, ऐसा भौतिक परिवर्तन में आते हैं। मोम का पिघलना, इसमें भी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं।
मोम का पिघलना, एक्चुअल में जब मोम को जलाया जाता है तब वो रासायनिक परिवर्तन होता है, और जब मोम पिघलता है पुनः उसको क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर में बदलाव करके पुनः उसकी अवस्था में लाया जा सकता है। तो जो मोम का पिघलना है यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आगे क्या है, गेहूं से आटा का बनना। अरे भैया गेहूं है, इसको पीस के आटा बना दिए, उसमें कौन सा रिएक्शन हुआ है, यानी गेहूं से आटा बनना यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आगे है बालों का डाई करना। बालों का डाई करना भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एक बार डाई कर लेंगे कुछ दिन बाद वो फिर वैसे ही हो जाएगा। आगे क्या है, रोटी पर फफूंद लगना। लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि रोटी पर जब फफूंद लगता है तो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। नहीं, रोटी पर जब फफूंद लगता है तो वह भौतिक परिवर्तन के कारण होता है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसे सभी परिवर्तन जिनमें अनिवार्य रूप से उसके रासायनिक संगठन अथवा अणुसूत्र में क्या हो, परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र बोलते, सॉरी उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे सुने होंगे आप लोग कि कहते हैं फेयर लवली लगा लिए हैं तो उसमें क्या हो गया, पिंपल्स वगैरह दाने ज्यादा निकल गए हैं, वहां पे रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन नहीं, वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी हम आगे समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिलहाल अभी हम बस ये समझ रहे हैं जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उनमें आप पहले हम बता चुके हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरा चल रहा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल है जैसे दहन। कोई भी चीज जब जलती है तो क्या करता है, उसके आंतरिक संरचना अणुसूत्र में क्या होता है, सब परिवर्तन हो जाता है। दहन हो गया, तापीय वियोजन हो गया, जल अपघटन हो गया, उभय अपघटन हो गया, विद्युत अपघटन हो गया, उदासीनीकरण हो गया, ऑक्सीकरण, अपचयन और किण्वन। जो हमारा किण्वन होता है वो भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल है जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, जैसे लोहे पर जंग लगना, यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर का बनना, दूध का फटना, दूध से जितने भी चेंजेस हो रही है सब रासायनिक परिवर्तन में आ रहा है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, दूध का फट जाना, वो भी हमारा किसमें आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। और क्या है, रुधिर का जमना, जो रुधिर का जमना होता है वह भी रासायनिक परिवर्तन में होता है। फलों का पकना, फलों का सड़ना, कोई फल पक रहा है वो भी उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जब फल सड़ रहा है तो भी उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और क्या है, घाव का भरना, कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो क्या होता है कि घाव जब भरने लगता है तो वहां भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। फूलों से सुगंध का निकलना, ये बड़ा ही कंफ्यूजन है। जो फूलों से सुगंध निकलता है तब भी उसमें क्या रासायनिक परिवर्तन होता है। लोग इसको भौतिक परिवर्तन समझ बैठते हैं, नहीं, यह रासायनिक परिवर्तन है। और क्या है, लकड़ी का जलना, जो चीज जलेगी जाहिर सी बात है क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन में होगा। गन्ने के रस से अल्कोहल का बनना और गन्ने के रस से सिरका बनना और गन्ने से हमारा जो चीनी बनता है, यह पूरा प्रोसेस किसमें आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। और क्या है आपका, और क्या है इधर, पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना जो होता है वो भी किसमें, रासायनिक परिवर्तन में आता है। वो क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस के कारण उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। सब बायो में आप पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल आगे देखते हैं, चीनी का बनना हो गया है। मोमबत्ती का जलना, बात समझिएगा, मोमबत्ती का पिघलना की अगर बात करेगा तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर मोमबत्ती की जलना की बात करेगा तो कौन सी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यहां भी इसको लोग एक ही समझ बैठते हैं। अगर लिखा रहेगा मोमबत्ती का पिघलना तो वहां भी मार देते हैं रासायनिक परिवर्तन। नहीं, मोमबत्ती का पिघलना हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोमबत्ती का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। और इधर है आपका अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। आगे है बालों का बढ़ना, बात समझिएगा, आप बालों को जब काटते हैं तो भौतिक परिवर्तन में आता है, लेकिन जब बालों का वृद्धि होता है, बाल जब बढ़ते हैं तो किसमें आते हैं, रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमारा बाल क्या होता है, बढ़ता है। और नाखून का बढ़ना, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और क्या है, इधर भोजन का पचना और भोजन का पकना, जो भोजन आप पकाते हैं वो भी किसमें, रासायनिक परिवर्तन में आता है। जो खा लेते हैं हमारे अंदर जाके पचता है वो भी किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन में होता है। सांस का लेना, सांस लेते हैं तो आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में लेते हैं। तो हमारा जो सांस का लेना है ये भी एक्चुअली में क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके संरचना सूत्र और सूत्र में सब में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। आगे नोट में देखते हैं, 2 पॉइंट नोट में लिखे हैं क्या, कि जो भौतिक परिवर्तन होता है प्रायः उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। कौन सा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या, कि जैसे भौतिक परिवर्तन कराना है आपको तो क्या करिए, एक साइड पानी ले लीजिए, उस पानी का भौतिक परिवर्तन करा दीजिए।
पानी से आप बर्फ बना दीजिए, उसके बाद आपको क्या होगा कि बर्फ से भी पानी आप बना सकते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो भी आपका अभिकारक है उससे आप जो भी उत्पाद बना रहे हैं, पुनः उत्पाद से आप अभिकारक को बना सकते हैं। ये सब किसमें होता है, भौतिक परिवर्तन में। और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब, अभी आप ले लीजिए गन्ने का रस ले लीजिए, उस गन्ने के रस से आप क्या करिए, अल्कोहल बना दीजिए, आप पुनः उस अल्कोहल से गन्ने का रस नहीं बना पाएंगे। यानी ये हमारा क्या होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। यानी जो भी अभिकारक लेंगे आप, उसके बाद अभिकारक से क्रिया करा के जो भी उत्पाद बनेगा, पुनः उत्पाद से आप अभिकारक को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उस किसके श्रेणी में आती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर पानी का 2 अणु बनाता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 अणु लिए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ऑक्सीजन का 1 अणु लिए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, पानी का 2 अणु मिल रहा है, एक H2O यहाँ पे, एक H2O यहाँ पे। अच्छा, जो हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, यह सब किसमें, 2 परमाणु वाले गैस होती है। कौन कौन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी में ये गैसें आपको 5 गैसें ऐसे मिलेगी जो कैसे रूप में होती है, द्विपरमाणु के रूप में होती है। तो यहाँ पे इसलिए हम हाइड्रोजन को क्या बोल रहे हैं, आणविक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अणु। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको अभिकारक बोला जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक या रिएक्टेंट बोला जाता है। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और क्रिया करने के बाद जो भी उत्पाद आपका बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। इसको उत्पाद कहते हैं। जो भी नया पदार्थ बनता है अब क्रिया करने के बाद उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए इस अभिकारक और उत्पाद को एक एक लाइन में लिख दे रहे हैं। अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है, लेने वाला पदार्थ। और उत्पाद क्या होता है, रासायनिक क्रिया के बाद बना पदार्थ। जो भी चीज बनता है रासायनिक क्रिया के बाद वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपके किताब का है, जो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। चूंकि जब जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी बात करेगा कि किसी चीज को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करा देना है, बस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में क्या होती है, सहायक करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलता है। तो आपका जो मैग्नीशियम रिबन है यह भी क्या है, यह भी आपका अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। और ये भी आपका क्या है, अभिकारक है। और ये क्या है, ये आपका क्या है, उत्पाद है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से समझ लिया है कि क्या करेंगे, 2 पदार्थ लेंगे, आपस में क्रिया करा देंगे, उसके बाद एक नया उत्पाद बन जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बात आती है रासायनिक समीकरण। आखिर ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। पदार्थों कोष्टक में लिखे हैं अभिकारक। उसके बाद अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ हमारा क्या होगा, उत्पाद को तथा उसकी भौतिक अवस्था के साथ सम्मिलित रूप से जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो उस समय जो भी अभिकारक होता है उसको, और अभिक्रिया के बाद जो भी हमारा उत्पाद बनता है उसको, और उसके भौतिक अवस्था, ये बात आती है, भौतिक अवस्था भी आगे बताते हैं।
भौतिक अवस्था को एक साथ सम्मिलित रूप से जिन प्रतीकों का क्या करते हैं हम प्रयोग करके दर्शाते हैं, वही हमारा क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। बात आती है भौतिक अवस्था की, तो जो भी अभिकारक वगैरह होते हैं, जो भी उत्पाद बनता है, उसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या क्या होती है, या तो सॉलिड होगा, सॉलिड का मतलब ठोस होगा, या तो लिक्विड द्रव के रूप में होगा, या गैस, या फिर जलीय होगा। जलीय का मतलब होता है एक्वस। सॉलिड को एस से, सॉलिड को एस से, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, और जली वाला को एक्वस को एक्यू से दर्शाते हैं। यानी जहां अब आपको यस लिखेगा समझ जाइए वो क्या है, सॉलिड है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल जैसे हमारा हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया किया था तो क्या बना था, पानी बना था। तो इसको क्या लिखे हैं, H2O2 क्या बनाया है, H2O बनाया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गैस के रूप में है, ये भी हमारा कैसा है, गैस के रूप में है। तो ये क्या बना है हमारा, ये हमारा बना है लिक्विड के रूप में। किस रूप में बना है, लिक्विड के रूप में है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको समीकरण लिखने से कई फायदे हो जाते हैं। जैसे पहली बात तो इतना बड़ा बड़ा लिखना नहीं पड़ता, संकेत में लिखते हैं, क्या होता है सस्ते में निपट जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें यह पता चलता रहता है कि जो सूत्र है, जो हमारा तत्व है, या जो भी अभिकारक क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसका कितना भाग लिया जा रहा है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा अणु के रूप में होता है, तो यहाँ पे H2 लिखा गया है। ऐसे ही जो ऑक्सीजन होता है वो भी क्या होता है, अणु के रूप में होता है। तो इसको जब क्रिया कराते हैं तो H2O बनता है। अभी ये असंतुलित समीकरण है। अब हम आगे समझेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देखते हैं। कहा जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, अभी हम बात बोल चुके हैं जलाने का मतलब क्या होगा। जब भी बात आएगी जलाने की तो समझ जाइए कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा जलने में क्या करता है, सहायक होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलती है। अब इतना बड़ा लंबा है, इसको हम संकेतों द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे, संकेतों द्वारा व्यक्त करेंगे। तो जैसे हमारा मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, और क्रिया कराने का मतलब क्या होता है, धन से उसको प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन O2 होता है, तो क्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाएगा। ये अभी असंतुलित है, इसको भी आगे हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझ रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वह अणु के रूप में होता है, और यहाँ पे जब मैग्नीशियम आप देख पा रहे हैं वह कैसा है, परमाणु के रूप में है। तो ये क्या होता है कि रासायनिक सूत्र को लिखने से कई फायदे हो जाते हैं। अच्छा, इसमें आप देख पा रहे हैं जो हमारा जो मैग्नीशियम है वह कैसा है, सॉलिड है। कैसा है, ठोस के रूप में है। मैग्नीशियम हमारा सॉलिड है और ऑक्सीजन हमारा गैस के रूप में है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वह कैसा बन रहा है, वह आपका सॉलिड बन रहा है। कैसा, सॉलिड बन रहा है। इससे ये भी पता चलता है। तो ये क्या है, ये इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं। कौन सा, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस वाला। अब बात आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये भी बात है। अभी इससे पहले जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, जो भी रासायनिक अभिकरण उसमें लिखे थे, ये कहे थे कि ये अभी क्या है, असंतुलित है, संतुलित नहीं है। बात आती है संतुलित क्यों हो पड़ी। चलिए एक ठो हम एग्जाम्पल देके उसके बाद समझाते हैं आपको कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। जब बताए थे, जब हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो पानी बनाता है। क्या बनाता है, पानी बनाता है। यह अभी असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। चलिए अब एक काम करिए आप, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ से ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 16। क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन कितना हो रहा है, हाइड्रोजन 2 हो रहा है और ऑक्सीजन हमारा 16 ही है। चलिए चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2 प्लस 16 दूना 32। यहाँ पे 32 दूना कितना, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। और इधर देख पा रहे हैं, इधर कितना होगा, 16 और 2 18। लेकिन बात क्या हुई यहाँ पे, इसको समझिएगा। यहाँ पे वो नियम फेल हो जाता है। कौन सा, द्रव्य संरक्षण का नियम। अगर हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित नहीं होगा तो द्रव्य संरक्षण का नियम फेल हो जाता है।
द्रव्य संरक्षण का नियम में क्या कहा गया है कि अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया से पहले जितने अभिकारक का द्रव्यमान था टोटल, वो अभिक्रिया के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका भी द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है। लेकिन अगर हम असंतुलित समीकरण को दिखा देंगे, सिर्फ कह देंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बना दे रहा है, ऐसे ही दिखा देंगे तो चेक करेंगे तो हमारा इसमें क्या होगा कि द्रव्य संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। चलिए अब इसको संतुलित करके उसके बाद देखते हैं क्या द्रव्य संरक्षण का नियम लागू होता है। यहां पे वैसे भी अगर देखें, ये तो क्या कि इसका भार रख के तब हम आपको संतुलित करके दिखाए हैं। अगर ऐसे ही देखा जाए और कहा जाए कि जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बनाता है, तो पानी का सूत्र H2O, ये सबको पता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बात सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 अणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन इसमें एक ही परमाणु है। क्या यह बात सही है? नहीं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे 2, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। लेकिन जो आपका क्या है हाइड्रोजन है वो क्या हो जा रहा है, 2 दूनी 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए, 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। अब ये तो ऐसे हो गया। चलिए अब इसका भार देख लेते हैं। इसका भार देखें तो 2 हाइड्रोजन का 1 गुणे 2, चूंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए, और ऑक्सीजन का 2 गुणे 16। उसके बाद इधर 2 हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 करिए। 2 दूनी 4 प्लस 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 32 और 4 36, कितना हो रहा है, 36। इधर देखें 2 18 दूना 36, इधर भी 36, इधर भी 36। तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे जो द्रव्य संरक्षण का नियम है ऐसे में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। लेकिन जब समीकरण हमारा असंतुलित होता है तो वहां पे क्या होता है, वह नियम फेल हो जाता है। यानी द्रव्य संरक्षण का नियम लागू करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, समीकरण को संतुलित करना पड़ रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम को किसके ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, या ऐसे बोलेगा जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो जलाने का मतलब ऑक्सीजन ले लेंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है। तो इस कंडीशन में ये जो समीकरण है ये क्या है आपका, अभी असंतुलित है। क्यों असंतुलित है आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु 1 है, यहाँ तक तो सही है। ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, यहाँ पे 1 ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गलत हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब मैग्नीशियम हमारा क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 लगा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब चलिए क्या करेंगे, द्रव्य संरक्षण का नियम लागू करें, चेक करते हैं। जो मैग्नीशियम होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, 24 होता है। चूंकि 2 मैग्नीशियम है तो 2 लेंगे। ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है, 1 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। इधर टोटल आपका क्या है, मैग्नीशियम का 12 दूना 24 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखिए इधर कितना हो गया, 24 दूना 48 हो गया, प्लस 16 दूना 32 हो गया। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 4 3 7 1 80। और इधर देखिए ये 2 हो रहा है, ये 24 और 16 कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। 40 दूना 80, यानी 80 ग्राम इधर भी 80 ग्राम इधर भी। इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा द्रव्य संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। यानी द्रव्य संरक्षण का नियम लागू करने के ही लिए हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है कि हमारा जो परिवर्तन होता है उसमें भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। क्योंकि रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसी पे पूरा का पूरा डिपेंड है आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको भी अच्छे से समझ चुके हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो रासायनिक समीकरण होता है इसको भी जान लिए हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है अच्छे से समझ लिए हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं इसको भी समझ लिए हैं। अब बात आती है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, ये भी तो बात है।
आखिर संतुलित तो करना है, ये जान लिए कि द्रव्य संरक्षण का नियम हमको लागू करना है, इसलिए रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। अब बात आती है इस रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए समीकरण को हम क्या करना, संतुलित करना आपको सिखाते हैं। यहाँ पे जब हमारा आयरन क्या करता है, पानी से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। देख रहे हैं इधर क्या समीकरण संतुलित है, चेक करिए। इधर जो आपका आयरन है एक ही है, इधर कितना है, 3 ठो है। पहले तो यही गायब हो गया, यही नियम नहीं लागू हुआ। उसके बाद इधर आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 अणु है, इधर आपका हाइड्रोजन 2 अणु है, सही है। लेकिन ऑक्सीजन आपका एक ही है, ऑक्सीजन आपका 1 परमाणु है, इधर आपका 4 परमाणु है। तो इसको संतुलित कैसे करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कि कितने कुल तत्व हैं, जिन्हें एक आपका फेरिक हो गया, फेरस हो गया जो आयरन होता है, आयरन आपका हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इधर भी वही मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, केवल और केवल क्या है, आयरन है और क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। इधर साइड देखने पर केवल और केवल 3 ही तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 3 ही तत्व मिलते हैं। अब क्या करेंगे, अब करना यह है कि अभिकारक की तरफ आपका आयरन कितना है, 1, तो 1 लिखिए, ठीक। इधर उत्पाद की तरफ कितना है, 3 लिखिए। अब इधर हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ कितना है, हाइड्रोजन 2 लिखिए। और उत्पाद की तरफ कितना है, 2 लिखिए। और क्या करना है, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन अभिकारक की साइड कितना है, 1 है, तो 1 लिखिए। और इधर कितना है, 4 है, 4 लिखिए। अब क्या करना है, अब जो भी यहाँ पे सूत्र है, जो भी संकेत है, इन सबको डब्बे में क्या कर देना है, बंद कर देना है। डब्बे में क्यों बंद कर देना है अभी बता रहे हैं हम। सबको क्या करिए, डब्बे में बंद कर दीजिए। क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे तो उसके आंतरिक संरचना में कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, यानी इसके आंतरिक संरचना में कोई खुरापात नहीं करेंगे, जो भी करेंगे उसके इधर करेंगे, ठीक है। तो अब चेक करिए, इसमें इधर जो आपका अभिकारक है इधर साइड और जो आपका उत्पाद बन रहा है उधर साइड, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा परमाणु है, कौन सा परमाणु सबसे ज्यादा है, तो देख पा रहे हैं इधर ऑक्सीजन 4 ठो है। तो क्या करिए, सबसे पहले ऑक्सीजन को ही क्या करिए, संतुलित कर दीजिए। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना है, 1 है, तो इधर क्या करिए, 4 से गुणा कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 4, दोनों क्या हो गए, 4 हो गए। चलिए अब क्या करिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए। हम सुविधा के लिए सबसे जो ज्यादा होता है उसी को लेकर हल करते हैं। इससे क्या होता है कि समीकरण को संतुलित करने में आसानी हो जाती है। अब चेक करिए, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है। अब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर तो 4 हो गया, क्या इधर 4 हो रहा है, नहीं, तो यहां भी 2 से गुणा कर दीजिए और यहां 2 लगा दीजिए। ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये भी आपका संतुलित हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर आपका Fe3 कितना है, 3 है, किधर उत्पाद की तरफ, और इधर कितना है, 1 ही है। क्या करिए, इधर 3 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 3 बराबर हो गया। इधर साइड आपका जो हाइड्रोजन है 4 ये भी बराबर हो गया। और जो आपका ऑक्सीजन है इधर कितना, 4 और 4 ये भी क्या हो गया है, बराबर हो गया। सॉरी, इधर आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 4 8, इधर 8 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, किससे, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा। वैसे भी यहाँ पे क्या, किससे गुणा करेंगे, 4 से। जब 4 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। अब देख पा रहे हैं आपका जो समीकरण है वह पूरी तरह से क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा समीकरण संतुलित। यहाँ पे 3 नहीं लगाए, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। अब सही है, 3 इधर है, 3 इधर है, हाँ अब सही हो गया, इसको भूल गए थे। तो इस तरह से क्या देख पा रहे हैं, हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है। तो इसको क्या करना है, हमको
संतुलित करना है। चलिए देखते हैं इधर अभिकारक की तरफ सबसे ज्यादा क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, तत्व को लिख लेंगे। तत्व क्या क्या है, एक तो आपका मैग्नीशियम है और क्या है, और ऑक्सीजन दिख रहा है। उसके बाद कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, कितना कितना है इसको लिखेंगे। अभिकारक की तरफ जो मैग्नीशियम है 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। चलिए इसको लिख लिए हैं। और उत्पाद की तरफ मैग्नीशियम आपका 1 ही है, 1 ही मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन भी आपका कितना है, 1 ही है। अब क्या करेंगे, अब बताए थे जो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु रखता हो उसको सबसे पहले संतुलित करिए, तो क्या होगा, समीकरण को संतुलित करने में ज्यादा आसानी रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम 2 यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें, 1 था, अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी उत्पाद की तरफ किसमें, ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा, इससे पहले बताए थे इन सबको किसमें, डब्बे में बंद कर देना है। ये करना भूल गए, सबको डब्बे में बंद कर देना है। अब 2 से गुणा किए हैं, क्या हो गया है, ये ऑक्सीजन आपका बराबर हो गया है। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो जा रहा है और इधर 1 ही है। तो क्या करें, अब बताइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो जा रहा है, यानी ये आपका 2 हो जा रहा है, ये भी। तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे और 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया है। एक समीकरण को और देख लेते हैं। जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्या किया जाता है, क्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। चलिए इसको देखते हैं, क्या यह समीकरण संतुलित है। चेक करिए, इधर जिंक 1 है, इधर जिंक 1 है, सही है। SO4 इधर 1 है, SO4 इधर भी 1 ही है, ये भी सही है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ये क्या है, आपका संतुलित समीकरण है। ये पहले से क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। अगर ऐसे पे ना समझ में आए तो यहाँ पे देख लीजिए, इससे भी कर सकते हैं। तत्व कितने हैं, 3 हैं। एक जिंक हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया, सल्फर हो गया, एक ठो और है, उसको भी लिख लेते हैं। सल्फर के बाद क्या है आपका, एक ठो ऑक्सीजन बचा है। क्या बचा है, ऑक्सीजन, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए चेक करते हैं आप सबको। इधर जिंक कितना है, 1 है, इधर जिंक कितना है, 1 है, यानी 1 इधर है, 1 इधर है। और इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन इधर भी 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है। और क्या, इधर आपका सल्फर कितना है, इधर सल्फर आपका 1 है, इधर भी चेक करें, इधर भी सल्फर आपका 1 ही है। और क्या करना है, इधर आपका ऑक्सीजन 4 ठो है और इधर आपका ऑक्सीजन 4 ठो है। सब में देख पा रहे हैं, यानी अभिकारक में अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद था, सब में क्या है, समान है। यानी यह समीकरण आपका संतुलित समीकरण है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो परिवर्तन होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हमने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन के बताया था रासायनिक परिवर्तन। चूंकि हम यह जो अध्याय पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है, पूरा जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, इस पे रासायनिक परिवर्तन पे ही क्या करता है, पूरा डिपेंड करता है। इसके बाद पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक परिवर्तन से ही हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के बाद हम क्या पढ़े हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ये भी पढ़े हैं। कि जो हमारा रासायनिक समीकरण था वो संतुलित और असंतुलित के रूप में था। जब संतुलित था तो सही था, उस समय द्रव्य संरक्षण का नियम लागू हो रहा था, और जब हमारा समीकरण असंतुलित था तो उस समय द्रव्य संरक्षण का नियम लागू नहीं हो रहा था। तो संतुलित क्यों करें हैं ये भी पढ़ चुके हैं, और कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे भी करें, यहां तक हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। आप लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में अभी नए आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।